इटली ने बर्बादी का इंतजार नहीं किया। जब फ्रांस जल रहा था, स्वीडन खंडित हो रहा था और बेल्जियम अपने उपनगरों को सौंप रहा था, इटली ने देखा और फिर कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थलों पर अब और घूंघट नहीं, कट्टरपंथी मस्जिदें बनाने के लिए अब और विदेशी पैसा नहीं, जबरन विवाह और इतालवी कानून की अवहेलना करने वाले सांस्कृतिक एनक्लेव के लिए अब और कोई बहाना नहीं, क्योंकि इटली ने वह देखा जिसे दूसरे राष्ट्र मानने से इनकार कर रहे थे कि एकीकरण के बिना बहुसंस्कृतिवाद एक धीमी मौत बन जाता है। अब इटली एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा है, इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के पतन के खिलाफ। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, शायद यह पहला पश्चिमी देश है जो वास्तव में इसे रोक सकता है। आइए विस्तार से देखते हैं कि इटली ने क्या किया, वह कितनी दूर तक गया और क्यों यह यूरोप की आखिरी चेतावनी हो सकती है। अप्रैल 2022, स्वीडन की प्रधानमंत्री कैमरों के सामने एक कबूलनामा करती हैं जिसने देश को झकझोर दिया। मैग्डेलेना एंडरसन ने स्वीकार किया कि स्कैंडिनेवियाई देश विफल हो गया है। अलगाव को इतना बढ़ने दिया गया है कि अब हमारे समानांतर समाज बन गए हैं। हम एक ही देश में रहते हैं लेकिन पूरी तरह से अलग अलग वास्तविकताओं में। 2 दशक, 20 साल तक ऐसे समुदाय बनते देखे जो अलग अलग कानूनों, अलग अलग मूल्यों, अलग अलग निष्ठाओं का पालन करते थे। स्वीडन की विदेशी मूल की आबादी 20 सालों में दोगुनी हो गई थी। अब हर 5 में से एक स्वीडिश नागरिक देश के बाहर पैदा हुआ था। और जब तक नेताओं ने सच्चाई स्वीकार की, तब तक कुरान जलाने की एक घटना से भड़के दंगों में 100 से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हो चुके थे। गैंग हिंसा ने स्वीडिश शहरों को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था। बमबारी, गोलीबारी, पूरे मोहल्ले ऐसे थे जहां आपातकालीन सेवाओं को सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट की आवश्यकता होती थी। ऐसे क्षेत्र जहां स्वीडिश कानून का कोई मतलब नहीं था और कबीलाई न्याय ही सब कुछ था। नुकसान हो चुका था। फ्रांस का हिसाब किताब और भी खूनी था। अक्टूबर 2020 में एक शिक्षक सैमुअल पैटी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक कक्षा चर्चा में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया और मस्जिद नेटवर्क के माध्यम से कट्टरपंथी बने एक 18 वर्षीय लड़के ने पेरिस की एक सड़क पर उनका सिर कलम कर दिया। हत्यारे का परिवार कई सालों से फ्रांस में था। सबने मान लिया था कि वे एकीकृत हो चुके हैं, लेकिन जब समय आया तो उसने एक अलग निष्ठा चुनी। फ्रांस के प्रति नहीं, फ्रांसीसी मूल्यों के प्रति नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा के प्रति जो ईशनिंदा के लिए खून की मांग करती थी। और फ्रांस में उबाल आ गया। न केवल दुख में बल्कि दशकों की ढिलाई ने जो कुछ बनाया था उस पर क्रोध में। पेरिस और अन्य शहरों के आसपास के उपनगरीय एनक्लेव, बैनलियस ऐसे निषिद्ध क्षेत्र बन गए थे जहां फ्रांसीसी पुलिस गश्त करने से डरती थी, जहां इस्लामी धार्मिक कानून किसी भी अदालत प्रणाली के बाहर पारिवारिक विवादों को नियंत्रित करता था, जहां महिलाएं घूंघट और दीवारों के पीछे गायब हो गईं, पूरी तरह से फ्रांसीसी समाज से कट गईं। 2011 में फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी राष्ट्र था। कानून को भारी समर्थन मिला, लेकिन कानून का प्रवर्तन बेहतर से बेहतर भी अनियमित था और समानांतर समाज बढ़ते रहे। बेल्जियम के पास मोलेनबीक था, ब्रुसेल्स का एक ऐसा मोहल्ला जो यूरोप की जिहादी फैक्ट्री बन गया था। नवंबर 2015 के पेरिस हमलावर, जिन्होंने 130 लोगों को मार डाला था, वहीं से आए थे। मार्च 2016 के ब्रुसेल्स हवाई अड्डे के बम हमलावर वहीं रहते थे। यहां तक कि 2014 के यहूदी संग्रहालय के हत्यारे के भी मोलेनबीक नेटवर्क से संबंध थे। खुफिया एजेंसियां कट्टरता के बारे में जानती थीं, विदेशी वित्त पोषित मस्जिदों के बारे में जानती थीं, अलगाव और हिंसा का प्रचार करने वाले इमामों के बारे में जानती थीं, इंटरनेट कैफे और बेसमेंट प्रार्थना कक्षों में ISIS का प्रचार देखने वाले युवा पुरुषों के बारे में जानती थीं। लेकिन राजनीतिक नेताओं ने कुछ नहीं किया। इसे सहिष्णुता कहा, इसे विविधता कहा, इसे धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान कहा। चेतावनी देने वाले किसी भी व्यक्ति को नस्लवादी या इस्लामोफोब कहा। जब तक बम फटे नहीं, जब तक गोलियां कॉन्सर्ट हॉल और कैफे को चीरती हुई नहीं गुजरी, जब तक शवों की संख्या ने उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जो वे हमेशा से जानते थे, आप एक ही क्षेत्र में अलग अलग कानूनों के तहत 2 समाजों को नहीं चला सकते। एक हावी होगा या दोनों हिंसा में ढह जाएंगे। इटली ने यह सब होते हुए देखा, अपने पड़ोसियों को बार बार वही गलतियां करते देखा।
आत्मसातकरण के बिना समायोजन, एकीकरण के बिना सहिष्णुता, जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता। और इतालवी नेताओं ने खुद से एक सरल सवाल पूछा, इन देशों ने क्या देखा जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया? किन चेतावनी संकेतों को उन्होंने पागलपन, नस्लवाद या इस्लामोफोबिया कहकर खारिज कर दिया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई? यहां इटली ने क्या महसूस किया? यह इस्लाम से नफरत के बारे में नहीं था, यह वास्तव में आप्रवासन के बारे में भी नहीं था, यह कुछ और अधिक खतरनाक चीज के बारे में था। राष्ट्रीय कानून का विदेशी विचारधारा से चुपचाप प्रतिस्थापन, समाजों के भीतर समाजों का धीमा गठन, समानांतर सत्ता संरचनाओं का धैर्यपूर्वक निर्माण जो उस राष्ट्र के प्रति कोई वफादारी नहीं रखती जहां वे रहते हैं। इटली ने फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम को देखा और पैटर्न को स्पष्ट रूप से समझा और उन्होंने तय किया, यहां नहीं, कभी नहीं। लेकिन यहां वह बात है जो इटली की प्रतिक्रिया को इतना चौंकाने वाला बनाती है। उन्होंने सिर्फ इसके बारे में बात नहीं की, उन्होंने समितियां नहीं बनाई या अध्ययन शुरू नहीं किए या एक और दशक तक इस पर बहस नहीं की, उन्होंने कार्रवाई की। अक्टूबर 2025, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी संसद में ऐसा कानून पेश करती है जो तुलनात्मक रूप से हर दूसरे यूरोपीय राष्ट्र को डरपोक दिखाता है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध, सिर्फ सरकारी इमारतों में नहीं, सिर्फ स्कूलों में नहीं, हर जगह। सड़कें, दुकानें, कार्यालय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, कैफे, कहीं भी नागरिक बातचीत करते हैं। जहां भी नागरिक बातचीत करते हैं, चेहरे दिखाई देने चाहिए। जुर्माना 300 से 3000 यूरो। संदर्भ के लिए, फ्रांस का बुर्का जुर्माना अधिकतम 150 यूरो तक है। इटली का जुर्माना बार बार उल्लंघन करने वालों के लिए 20 गुना अधिक है। यह एक प्रतीकात्मक चेतावनी नहीं है, यह एक बयान है, हम गंभीर हैं, यह गैर परक्राम्य है। इस कानून का उल्लंघन करें और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चेहरे पर घूंघट का प्रतिबंध सिर्फ पहली चाल है। यह विधेयक अलगाववाद के बुनियादी ढांचे पर ही प्रहार करता है। इटली में कोई भी धार्मिक संगठन जिसके पास औपचारिक राज्य समझौता नहीं है, जिसमें वर्तमान में सभी मुस्लिम संघ शामिल हैं क्योंकि इस्लाम को इतालवी राज्य से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, को अब अपने फंडिंग के हर स्रोत की घोषणा करनी होगी। हर दान, हर अनुदान, विदेश से हर वायर ट्रांसफर, मस्जिदों के लिए विदेशी पैसा, यदि यह उन सरकारों से आता है जिन्हें इतालवी सुरक्षा या सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरा माना जाता है, तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सऊदी अरब ने पूरे यूरोप में वहां भी मस्जिदें बनाने पर अरबों खर्च किए हैं। कतर सांस्कृतिक केंद्रों को वित्त पोषित करता है जो मुस्लिम ब्रदरहुड विचारधारा फैलाते हैं। एर्दोगन के तहत तुर्की पूरे महाद्वीप में शक्ति और प्रभाव फैलाने के लिए धार्मिक संस्थानों का उपयोग करता है। इटली ने अभी अभी इस पाइपलाइन को काट दिया है और विधेयक यही नहीं रुकता। यह उन प्रथाओं पर प्रहार करता है जिनके बारे में प्रवासी समुदायों में फुसफुसाहट होती थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा शायद ही कभी उनका सामना किया जाता था। जबरन विवाह, जहां परिवार बेटियों को उन रिश्तों में धकेलते हैं जिन्हें वे नहीं चुनती हैं। कौमार्य परीक्षण, महिलाओं के शरीर और यौनता को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक और आक्रामक प्रक्रिया। धार्मिक परंपरा के रूप में प्रच्छन्न सांस्कृतिक दबाव, जहां सामुदायिक दबाव ऐसे व्यवहार को लागू करता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ये सभी अब विशिष्ट बढ़ी हुई दंड के साथ आपराधिक अपराध हैं। कोई अपवाद नहीं, कोई सांस्कृतिक औचित्य नहीं, कोई धार्मिक छूट नहीं। यदि आप इटली में किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आपको बढ़े हुए दंड का सामना करना पड़ेगा। इस तथ्य का कि आपका धर्म या संस्कृति इसकी अनुमति देती है, कोई मतलब नहीं है। इतालवी कानून या तो सभी पर लागू होता है या किसी पर नहीं। सारा केलाने, जो ब्रदर्स ऑफ इटली के लिए आव्रजन नीति का नेतृत्व करती है, ने इसे सीधे शब्दों में कहा, इटली में हम अपने कानूनों को लागू करते हैं जो मूल्यों के एक विशिष्ट समूह पर आधारित हैं। गैर परक्राम्य मूल्य नहीं, लचीले मूल्य नहीं, ऐसे मूल्य नहीं जो कहीं और से आयात की गई हर सांस्कृतिक प्रथा को समायोजित करने के लिए झुकते हैं। इतालवी मूल्य। इटली में एंड्रिया डेल मास्ट्रो, उन सांसदों में से एक जिन्होंने कानून का मसौदा तैयार किया था, ने इसे पूरी तरह से कहा, धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन इसे खुले में
हमारे संविधान और इतालवी राज्य के सिद्धांतों के पूर्ण सम्मान के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे फिर से पढ़ें। धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है। इटली इस्लाम पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, मस्जिदों को बंद नहीं कर रहा है, जबरन धर्मांतरण नहीं कर रहा है, लेकिन स्वतंत्रता की सीमाएं हैं और वे सीमाएं इतालवी कानून, इतालवी मूल्य और इतालवी संप्रभुता हैं। निजी तौर पर जैसे चाहें प्रार्थना करें, अपने धर्म के अनुसार पूजा करें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कदम रखें तो आप पहले इतालवी हैं। यही सौदा है, यही अनुबंध है और इटली ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब यहां मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह कानून सिर्फ कपड़ों या फंडिंग पारदर्शिता के बारे में नहीं है। यह उस चीज को खत्म करने के बारे में है जिसके अस्तित्व को ज्यादातर यूरोपीय लोग जानते भी नहीं, इस्लामवाद का राजनीतिक ढांचा। आइए स्पष्ट करें कि इसका क्या अर्थ है। एक और इस्लाम धर्म है, निजी आस्था, व्यक्तिगत आध्यात्मिकता। यूरोप भर में लाखों मुसलमान शांतिपूर्वक इसका पालन करते हैं, समाज में योगदान देते हैं, परिवार पालते हैं, व्यवसाय बनाते हैं। वे डॉक्टर, शिक्षक, उद्यमी हैं। वे मतदान करते हैं, कर चुकाते हैं, सेना में सेवा करते हैं। फिर आता है राजनीतिक इस्लाम। यह वह विचारधारा है जो कहती है कि इस्लामी कानून यानी शरिया केवल व्यक्तिगत पूजा को ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन, पारिवारिक कानून, आपराधिक न्याय और स्वयं सरकार को भी नियंत्रित करना चाहिए। यह वह आंदोलन है जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को अस्वीकार करता है और इसे धार्मिक शासन से बदलने के लिए धैर्यपूर्वक, व्यवस्थित रूप से काम करता है। इटली इसी को निशाना बना रहा है। यही बात इस कानून को एक संस्कृति युद्ध से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने यह भेद वर्षों पहले किया था और अब वह अपने शब्दों को नीति में बदल रही है। हाल ही में दोबारा सामने आए और वायरल हुए 2018 के एक वीडियो में उन्होंने दो टूक कहा था। इस्लामी संस्कृति या इस्लामी संस्कृति की एक निश्चित व्याख्या और हमारी सभ्यता के अधिकारों व मूल्यों के बीच एक अनुकूलता समस्या है। पूरे इस्लाम की बात नहीं, सभी मुसलमानों की नहीं, बल्कि कुछ विशेष व्याख्याओं की। वे व्याख्याएं जो महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से ढके रहने की मांग करती है। वे जो जबरन शादी को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में उचित ठहराती हैं। वे जो कानून के तहत समानता के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती हैं। वे जो अनुयायियों को बताती हैं कि उनकी प्राथमिक निष्ठा उम्मा यानी वैश्विक मुस्लिम समुदाय के प्रति है, न कि उस राष्ट्र के प्रति जहां वे रहते हैं। ये चरमपंथी वेबसाइटों तक सीमित हाशिए की स्थितियां नहीं हैं। इन्हें पूरे यूरोप की मस्जिदों में प्रचारित किया जाता है, इस्लामी स्कूलों में सिखाया जाता है और सामुदायिक दबाव के माध्यम से मजबूत किया जाता है। और यहां वह तंत्र है जिसका उपयोग वे प्रसार के लिए कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग। दशकों से खाड़ी के धनी देशों और तुर्की ने पूरे यूरोप में बड़ी मस्जिदों के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया है, दान के रूप में नहीं, बल्कि प्रभाव डालने वाले अभियानों के रूप में, सॉफ्ट पावर के प्रदर्शन के रूप में, वैचारिक उपनिवेशीकरण के रूप में। वे मस्जिद बनाते हैं, वे इमाम का वेतन देते हैं, वे उससे जुड़े स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। वे सांस्कृतिक केंद्रों को वित्त पोषित करते हैं जो सामाजिक केंद्र बन जाते हैं और बदले में वे संदेश को नियंत्रित करते हैं। ये मस्जिदें सभा स्थल बन जाती हैं, ऐसी जगहें जहां युवा पुरुषों को बताया जाता है कि पश्चिमी मूल्य भ्रष्ट हैं और केवल इस्लाम ही सत्य प्रदान करता है। जहां महिलाओं को बताया जाता है कि पुरुष अधिकार के प्रति समर्पण ईश्वरीय रूप से अनिवार्य है। जहां परिवारों को सलाह दी जाती है कि पश्चिमी शिक्षा उनके बच्चों की आत्माओं को खतरे में डालती है। जहां संदेश चाहे सूक्ष्म हो या स्पष्ट हमेशा एक ही होता है, आप पहले मुसलमान हैं, यूरोपीय कभी नहीं। ऑस्ट्रिया ने 2018 में यह बात समझ ली थी। चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज, जो एक केंद्र दक्षिणपंथी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, ने विदेशी फंडिंग से जुड़ी 7 मस्जिदों को बंद कर दिया और दर्जनों इमामों को निष्कासित कर दिया। उन्होंने तुर्की इस्लामिक यूनियन फॉर कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन ATIB पर प्रतिबंध लगा दिया, जो ऑस्ट्रिया भर में 60 मस्जिदों का संचालन सीधे तुर्की सरकार के नियंत्रण में कर रहा था। उस समय कुर्ज का बयान स्पष्ट था, समांतर समाजों, राजनीतिक इस्लाम और कट्टरपंथ की प्रवृत्तियों का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। तुर्की सरकार गुस्से से भड़क उठी, इसे नस्लवादी बताया, इसे इस्लामोफोबिक कहा। एर्दोआन ने खुद ऑस्ट्रिया की निंदा की
लेकिन ऑस्ट्रिया दृढ़ रहा और मस्जिदें बंद रहीं। इटली ने बस उसी मॉडल को अपनाया, यह अध्ययन किया कि क्या काम आया और इसे राष्ट्रव्यापी रूप से लागू करने तथा पारदर्शी प्रवर्तन तंत्रों के साथ और अधिक सशक्त बनाया। हर मस्जिद, हर इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र, हर धार्मिक स्कूल। यदि आप इटली में काम करना चाहते हैं तो आपकी फंडिंग पारदर्शी होनी चाहिए, आपके स्रोतों की जांच होनी चाहिए, आपकी शिक्षाएं इतालवी संवैधानिक सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए, और यदि आपको कोई विदेशी सरकार अपनी विचारधारा का निर्यात करने की कोशिश में धन दे रही है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहां वह है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इटली यह जानने वाला था कि उनका यह कदम कितना सही था, क्योंकि जब वे इस कानून का मसौदा तैयार कर रहे थे तब खुफिया एजेंसियां चुपचाप कुछ भयानक को बाधित कर रही थीं। 2023 और 2024 में इतालवी और यूरोपीय सुरक्षा सेवाओं ने देश भर में सक्रिय कई कट्टरपंथी नेटवर्क को ध्वस्त किया। विदेशी वित्त पोषित गुट, ऑनलाइन भर्ती, हिंसा के रास्ते पर चल रहे व्यक्ति जो ठीक उसी प्रकार की समांतर संरचनाओं से प्रवाहित प्रचार से प्रेरित थे जिनके खिलाफ इटली अब कानून बना रहा है। विवरण अभी भी गोपनीय हैं, लेकिन जो सार्वजनिक है वही काफी भयावह है। इटली यह पता लगाने से कुछ महीने, शायद कुछ हफ्ते ही दूर था कि उसके मौजूदा कानून किसी हमले को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत थे या नहीं, और जवाब नहीं प्रतीत होता था। इन खतरों को पकड़ने वाली निगरानी, नेटवर्कों की पहचान करने वाली निगरानी, उन गुटों को कार्य करने से पहले ही ध्वस्त करने वाला खुफिया सहयोग, ये सभी ऐसे उपकरणों और अधिकारियों पर निर्भर करते थे जिन्हें इटली का नया कानून अब संहिताबद्ध और विस्तारित करता है। ये कोई सिद्धांत नहीं था, ये राजनेताओं द्वारा काल्पनिक खतरों के बारे में डराना नहीं था, ये रक्तपात से कुछ ही कदम दूर था। यूरोपीय शहर पर हमले की चीखती सुर्खियों से, अंत्येष्टि और शोक सभाओं और दुख, आक्रोश और निष्क्रियता के उसी बेकार चक्र से, इटली का आक्रामक रुख, जिसे आलोचक इस्लामोफोबिक कहते हैं, जिसे ब्रुसेल्स चरमपंथी करार देता है, इसने शायद जान बचाई है, लेकिन सत्यापन का मतलब स्वीकृति नहीं है। और इटली के निर्णायक कदम उठाने के फैसले ने ठीक वही प्रतिक्रिया उत्पन्न की जिसकी आप उम्मीद करेंगे। यूरोपीय संघ गुस्से में था। ब्रुसेल्स, जो बहुसंस्कृतिवाद और खुली सीमाओं तथा सबसे बढ़कर सहिष्णुता पर आधारित है, यह स्वीकार नहीं कर सका कि एक सदस्य देश स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को अस्वीकार करेगा और विविधता के ऊपर राष्ट्रीय एकता को चुनेगा। निंदाएं तेजी से आईं। मानवाधिकार समूहों ने इस कानून को भेदभावपूर्ण बताया। मीडिया आउटलेट्स ने इसे धुर दक्षिणपंथी चरमपंथ, इस्लामोफोबिया, नस्लवाद, फांसीवाद करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों ने इटली की निंदा की। तुर्की की सरकार ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। और इटली का जवाब, हमारा देश, हमारे कानून। मेलोनी की सरकार ने माफी नहीं मांगी, पीछे नहीं हटी, भाषा को नरम नहीं किया। उन्होंने अपनी बात पर और जोर दिया, क्योंकि इतालवी नागरिकों ने इसे भारी बहुमत से समर्थन दिया, नफरत से नहीं, बल्कि इस विश्वास से कि सार्वजनिक जीवन के लिए कुछ साझा मानदंडों की आवश्यकता होती है। आप इतालवी समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना चेहरा दिखाएं, इतालवी कानून का पालन करें, इतालवी मूल्यों का सम्मान करें। यह चरमपंथ नहीं है, यह संप्रभुता है। और जब ब्रुसेल्स क्रोधित हो रहा था और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे, तब पूरे यूरोप में कुछ अप्रत्याशित होने लगा। अन्य राष्ट्र ध्यान देने लगे। फ्रांस, जो अभी भी वर्षों के दंगों और आतंकवाद से उबर रहा है, इटली के मॉडल की ओर आक्रामक रूप से बढ़ने लगा। 2020 में मैक्रों ने उन कानूनों को पारित किया जिन्हें फ्रांस ने स्पष्ट रूप से इस्लामवादी अलगाववाद कहा। समांतर इस्लामी शिक्षा को रोकने के लिए होम स्कूलिंग पर नियमों को कड़ा किया। मस्जिदों के लिए विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध। धार्मिक संघों के लिए गणतंत्रवादी मूल्यों को बनाए रखने वाले एक चार्टर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता। अब फ्रांसीसी सांसद और भी कड़े उपायों का प्रस्ताव कर रहे हैं। मस्जिदों की अधिक निगरानी, कठोर एकीकरण आवश्यकताएं, अलगाववाद का प्रचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तेजी से निर्वासन। डेनमार्क ने घेटो पैकेज नामक अपने कार्यक्रम के साथ और भी आगे बढ़ा। 2024 में शुरू किया गया यह अनिवार्य एकीकरण कार्यक्रमों के साथ आप्रवासी बहुल इलाकों को लक्षित करता है। इन क्षेत्रों में डेनिश बच्चों को डेनिश संस्कृति और मूल्यों को सीखने के लिए
प्रति सप्ताह कम से कम 25 घंटे राज्य अनुमोदित डेकेयर में जाना अनिवार्य है। धार्मिक स्कूलों को सख्त सरकारी निगरानी का सामना करना पड़ता है। नामित घेटो क्षेत्रों में इमारतों को जातीय बस्तियों को तोड़ने के लिए ध्वस्त किया जा सकता है। संदेश स्पष्ट है, यदि आप डेनमार्क में रहते हैं तो आप डेनिश बनेंगे। दोहरी पहचान वाले नहीं, समानांतर नहीं, बल्कि केवल डेनिश। स्वीडन दशकों तक इनकार करने के बाद, जबकि गिरोह हिंसा ने उसके शहरों को लील लिया था, अंततः नवंबर 2025 में वास्तविकता को स्वीकार किया। सरकार ने विशेष रूप से समांतर सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करने और उनसे निपटने के लिए एक आधिकारिक जांच नियुक्त की, जिसे वे अब आधिकारिक तौर पर कहते हैं कबीले आधारित नेटवर्क। स्वीडिश कानून के बाहर काम करने वाले पारिवारिक तंत्र, एकीकरण को अस्वीकार करने वाली धार्मिक बस्तियां। जांच आयोग का अधिदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि ये समांतर समाज कानून के शासन को कमजोर करते हैं, लोकतंत्र को खतरा पहुंचाते हैं और एकीकरण में बाधा डालते हैं। 20 साल बहुत देर से स्वीडन स्वीकार करता है जो इटली ने शुरू से देखा था। 20 साल का रक्तपात, बमबारी और जली हुई कारें जिन्हें रोका जा सकता था। अगर स्वीडिश नेताओं ने तब कार्रवाई की होती जब चेतावनियां चीखों के बजाय फुसफुसाहट मात्र थीं। यहां तक कि पारंपरिक रूप से उदार राष्ट्र भी बदल रहे हैं। नीदरलैंड्स ने नागरिकता आवश्यकताओं को कड़ा किया और बुर्का प्रतिबंधों का विस्तार किया। 2021 में स्विट्जरलैंड ने एक जनमत संग्रह कराया, जहां मतदाताओं ने 51% मतों से देशव्यापी चेहरा ढकने पर प्रतिबंध को मंजूरी दी। बुल्गारिया ने प्रतिबंध लागू किए। स्पेन उन पर बहस कर रहा है। पूरे महाद्वीप में वह आम सहमति जो आधी सदी से यूरोपीय राजनीति पर हावी थी, अब बिखर रही है। यह विचार की पूर्ण सहिष्णुता सर्वोच्च गुण है कि राष्ट्रों को अपना चरित्र परिभाषित करने का कोई अधिकार नहीं है, कि एकीकरण वैकल्पिक है और आत्मसात करना उत्पीड़न है। दशकों तक हावी रही यूरोपीय आम सहमति, जिसने कहा था कि पूर्ण सहिष्णुता सर्वोच्च गुण है, अब टूट रही है। इसके स्थान पर एक नई आम सहमति बन रही है। एकीकरण वैकल्पिक नहीं है। राष्ट्रीय एकता पर समझौता नहीं किया जा सकता। संप्रभुता का अपना अर्थ है और इटली ने इसकी शुरुआत की। तो यहां असली सबक क्या है और यूरोप के बाहर किसी को इतालवी आप्रवासन कानून की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इटली में जो हो रहा है वह सिर्फ मुसलमानों या मस्जिदों या नकाब या आप्रवासन नीति के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या राष्ट्रों के पास खुद को परिभाषित करने का अधिकार और इच्छा है? क्या नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर साझा मूल्यों की मांग कर सकते हैं? क्या देश तब बच सकते हैं जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक सामान्य राष्ट्रीय परियोजना में एकीकृत होने से इनकार कर दे? क्या सभ्यता खुद को बचा सकती है या यह सहिष्णुता के नाम पर जनजातीय युद्ध में खंडित हो जाएगी? ये वे प्रश्न हैं जिनका सामना हर पश्चिमी राष्ट्र करेगा। कई पहले से ही अभी वास्तविक समय में इनका सामना कर रहे हैं। इटली का चुनाव स्पष्ट और सरल था। अभी एक छोटी कीमत चुकाएं या बाद में एक विनाशकारी कीमत। सामाजिक तानाबाना बरकरार रहते हुए निर्णायक कार्रवाई करें या असहाय होकर तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह मरम्मत की किसी भी उम्मीद से परे न फट जाए। जब कोई कार्रवाई अलोकप्रिय हो तब असहज कार्रवाई चुनें या उस पक्षाघात को स्वीकार करें जो पतन की गारंटी देता है। इतिहास उन सभ्यताओं से भरा पड़ा है जो इस परीक्षा में असफल रहीं, जिन्होंने अस्तित्व पर आराम को चुना, जिन्होंने कमजोरी को गुण मान लिया। रोमन साम्राज्य केवल बर्बर आक्रमणों के कारण नहीं गिरा, भले ही इतिहास की किताबें ऐसा बताती हों। यह इसलिए ढह गया क्योंकि आंतरिक सामंजस्य सबसे पहले भंग हो गया था, क्योंकि साम्राज्य के भीतर विभिन्न लोगों ने खुद को रोमन